हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में ऐसे स्क्रोटो के प्रॉब्लम 1.56 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन को सुन लें। अ राउंड बॉक्स ऑफ इनर डायमीटर d कैपिटल कंटेनिंग अ वाशर ऑफ रेडियस r लाइज ऑन अ टेबल एज शोन बिलो। चित्र दिखाऊंगा अभी आपको मैं। द बॉक्स इज मूव्ड एज ए होल एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी v directed along the lines of center of the box and the washer. At an instant t0, the washer hits the box. Which one of the following options for the time dependence of the displacement of the washer relative to the table starting from the instant t0 and assuming that all the impact of washer against the box are perfectly elastic is correct. The friction between the box and the washer should be neglected. तो क्या है कि इसे एक बार समझें। एक बॉक्स जिसका डायमीटर d है, आप इसे एक सिलेंड्रिकल बॉक्स समझ सकते हैं। इसका डायमीटर d गिवन है और इसमें एक वाशर को रखा गया है। उसके शेप को भी आप सिलेंड्रिकल मान सकते हैं। वाशर को किसी पोजीशन पर रखा गया है, लेकिन क्वेश्चन में यह बोला गया है कि जब यह बॉक्स चलना स्टार्ट करता है, मान लेते हैं बॉक्स के मोशन का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है। यहां पर ध्यान दें कि क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि बॉक्स के सिमेट्री एक्सिस और जो वाशर इसमें प्लेस किया गया है उस वाशर के सिमेट्री एक्सिस यानी सेंटर से पास होने वाली लाइन दोनों के अलोंग ट्रेवल कर रहा है ये बॉक्स। सो मैं इसे आई कैप से प्रेजेंट कर रहा हूं। बॉक्स की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v गिवन है, सो हम इसे वी आई वेक्टर से प्रेजेंट कर पाएंगे। अब ध्यान दें, जब बॉक्स v वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करेगा तो वाशर और बॉक्स के बीच में फ्रिक्शन न होने के कारण ये वाशर अपनी पोजीशन पे रेस्ट में बना रहेगा ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। जब ये बॉक्स इस वाशर से इंपैक्ट लेगा यानी इससे कोलाइड करेगा तो उस कोलिजन के कारण वाशर में कुछ वेलोसिटी आएगी एक्स एक्सिस के अलोंग और फिर ये वेलोसिटी अगले कोलिजन तक कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद अगले कोलिजन पर इस वेलोसिटी में फिर चेंजेस आएंगे। सो ध्यान दें कि इस प्रॉब्लम को हमने कई पार्ट में ब्रेक किया है और इससे पहले अपनी एक क्लिप में हम हर कोलिजन के बाद वाशर की वेलोसिटी में आने वाले चेंजेस को प्रेजेंट कर चुके हैं एक फंक्शन बना के और उसके लिए ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं। सो ध्यान दें, जैसा कि प्रॉब्लम में दिया गया है कि जिस समय पहला इंपैक्ट होता है बॉक्स और वाशर के बीच में तो उसे टाइम t बराबर t0 माना गया है। सो मैं इस वाशर को इस पोजीशन से रिमूव करके फर्स्ट इंपैक्ट की पोजीशन पे बना दे रहा हूं। मैं इसी डायग्राम को मॉडिफाई कर दे रहा हूं। आप ध्यान दें, मैं उस इंस्टेंट को अब इस पिक्चर में प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने जिसमें यह वाशर पहली बार इस बॉक्स से टकराएगा। बॉक्स और वाशर के बीच में एक कोलिजन होगा। इसको आप समझ सकते हैं कि यहां पर वाशर और बॉक्स के बीच में किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो क्लियरली बॉक्स के चलने के बाद भी जब बॉक्स v आई वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा उसके बाद भी यह वाशर ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में बना रहेगा और ऐसे में यह बॉक्स लगातार चलते रहने के कारण इस वाशर से टकरा जाएगा। जब बॉक्स इस वाशर से इंपैक्ट लेगा तो उस इंस्टेंट को t बराबर t0 ऐसा कह के बताया गया है। इस समय को t बराबर t0 कहा गया है। और अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये डायमीटर d है और वाशर का रेडियस r दिया है तो इस डायमीटर को आप 2r मान सकते हैं। सो जब ये वाशर इस इंपैक्ट के बाद इस सेकेंड इंपैक्ट में पार्टिसिपेट करेगा, यहां पर आप बॉक्स के रिस्पेक्ट में इस कैलकुलेशंस को समझें। तो जब ये वाशर इस वॉल पे इंपैक्ट लेने के बाद दूसरा इंपैक्ट इस वॉल पे लेगा तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में इसे d-2r डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना पड़ेगा। यहां पर ध्यान दें, यह डिस्प्लेसमेंट में ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में नहीं कह रहा हूं। आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में यह डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। अगर हम बॉक्स में अपने ऑब्जर्वर को प्लेस करें तो क्लियरली इस इंपैक्ट से अगले इंपैक्ट तक यानी इन दोनों इंपैक्ट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट ये वाशर ट्रेवल करेगा उसे d-2r होना चाहिए। इसे आप इसकी फ्रंट वॉल तक कंसीडर कर सकते हैं।
सो यहां से यहां तक के सेपरेशन को d-2r माना जा सकता है। अब इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए जो वेलोसिटी का फंक्शन हमने तैयार किया था अपनी पिछली क्लिप में, मैं उसे डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। आप ध्यान से देखें, हमने वासर की वेलोसिटी, यहां पर ये वेलोसिटी ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में लिखी जा रही है। सो जो फंक्शन बना था वो था v वासर इक्वल टू 2v, और दूसरा केस था 0, यानी पहले इंपैक्ट के बाद ग्राउंड ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से वासर की वेलोसिटी 2v हो जाएगी, जो कि दूसरे इंपैक्ट के बाद 0 हो जाएगी। इस पर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपनी एक क्लिप में। सो आप इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए उस क्लिप को देख सकते हैं। अब ध्यान दें, यह बात समझना बहुत सिंपल है कि कोलिजन को इलास्टिक बताया गया है, और इस पूरी प्रोसेस में यह बॉक्स v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। सो ये क्लियर है कि इलास्टिक इंपैक्ट होने के कारण जब ये बॉक्स v स्पीड से ट्रेवल करते हुए इस वासर से टकराएगा जो कि रेस्ट में था, तो उसे वासर अपनी डायरेक्शन में v स्पीड से आता दिखेगा। आप जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी जितनी होती है, इंपैक्ट के बाद बिना मैग्नीट्यूड बदले डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो क्लियरली अगर इस मूविंग बॉक्स को ये वासर v वेलोसिटी से निगेटिव आई एक्सिस की तरफ आता दिख रहा है, तो इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में इंपैक्ट के बाद वासर की वेलोसिटी को vi कैप पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाना चाहिए। अब चूंकि ये वेलोसिटी बॉक्स के रिस्पेक्ट में vi कैप है, जो खुद vi कैप से चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसे ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए 2v हो जाना चाहिए। अब 2v वेलोसिटी से ट्रेवल करता हुआ वासर जब बॉक्स की सेकंड वॉल पे इंपैक्ट लेगा, तो v वेलोसिटी से जाते बॉक्स को इसकी वेलोसिटी vi कैप दिखेगी। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि बॉक्स के रिस्पेक्ट में अगर इस वासर के इसके तरफ आने की वेलोसिटी vi कैप है, तो इंपैक्ट के बाद इसे माइनस vi कैप हो जाना चाहिए। यानी इंपैक्ट के बाद बॉक्स को वासर v वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखना चाहिए। अब ध्यान दें कि अगर वासर बॉक्स को v वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में जाता दिखना चाहिए, सो क्लियरली ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए यह वासर रेस्ट में आ जाएगा। आप समझ सकते हैं कि अगर v वेलोसिटी से चलते हुए बॉक्स को वासर माइनस vi कैप से चलता दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए वासर को रेस्ट में आना होगा। सो ग्राउंड ऑब्जर्वर को इस इंपैक्ट के बाद वासर रेस्ट में दिखेगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए आप इस पर बनी क्लिप को देख सकते हैं। फिलहाल मैं उस आउटकम को लिख रहा हूं जो हमने वेलोसिटी से एसोसिएटेड तैयार किया था एक क्लिप में। तो 2v वेलोसिटी वैल्यू कैलकुलेट हुई थी, और ये जिस टाइम पर एप्लीकेबल थी उसका वैल्यू था t माइनस टी नॉट इज ग्रेटर देन d-2r/v इवन मल्टीपल, और ये वैल्यू t माइनस टी नॉट लेस थी, यानी इसका अपर बाउंड था 2n+1 मल्टीपल ऑफ d-2r/v। कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन हमने दिया था वेलोसिटी के लिए इस रेंज के टाइम में, और जब t माइनस टी नॉट का वैल्यू 2n-1 इंटू d-2r/v से 2n d-2r/v तक था, तो उस केस में हमने वेलोसिटी ऑफ वासर विद रिस्पेक्ट टू टेबल और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप कह सकते हैं 0 दिया था। सो कुछ इस तरह से हमने वेलोसिटी ऑफ वासर को प्रेजेंट किया था ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। और अब इस पार्ट में हमसे पूछा गया है टाइम डिपेंडेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वासर रिलेटिव टू टेबल, यानी रिलेटिव टू ग्राउंड। सो अगर हमें वेलोसिटी ऑफ वासर रिलेटिव टू ग्राउंड मालूम है अलग अलग टाइम पर, तो ध्यान दें कि इस वेलोसिटी के बेस पे हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में एक रिलेशन डेवलप कर पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि t इक्वल टू टी नॉट पर पहला इंपैक्ट लेने के बाद जब ये वासर दूसरा इंपैक्ट लेगा, तो इस जर्नी में टोटल लेंथ कवर करनी होगी वासर को d-2r, और चूंकि बॉक्स के रिलेटिव वासर की वेलोसिटी vi कैप है, सो इस डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में लगने वाला टाइम d-2r/v होना चाहिए। इसे मैं t1 से प्रेजेंट कर रहा हूं। ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें एक इंपैक्ट के बाद दूसरा इंपैक्ट होता है, और आप समझ सकते हैं कि दूसरे इंपैक्ट के बाद ये वासर रेस्ट में आ जाता है ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए। तो अगला इंपैक्ट एग्जैक्टली d-2r/v टाइम के बाद फिर होना चाहिए,
क्योंकि इतनी देर में ये बॉक्स एक बार फिर से इस वाशर तक पहुंच जाएगा और इस बार इंपैक्ट फिर से एक बार इसकी अपोजिट वॉल यानी इस वॉल पे होगा। तो क्लियरली ये प्रोसेस लगातार अपने को दोहरा रही है टाइम के अलग अलग वैल्यू के लिए। हर d-2r/v टाइम के बाद एक इंपैक्ट हो रहा है और ये इंपैक्ट हर बार अपोजिट वॉल पे हो रहा है। अब ध्यान दें, पहले 2v वेलोसिटी जो कि ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वाशर की वेलोसिटी है, उससे ये वाशर d-2r/v टाइम तक ट्रेवल करेगा। सो कितना डिस्प्लेसमेंट ये ट्रेवल कर पाएगा ये कैलकुलेट किया जा सकता है इस वेलोसिटी और इस टाइम d-2r/v की हेल्प से। इसके बाद इंपैक्ट लेते ही आप समझ सकते हैं ये वाशर रेस्ट में आ जाएगा। तो अगले d-2r/v टाइम तक अब वही पोजीशन बनी रहेगी। तो डिस्प्लेसमेंट में आने वाले चेंज को हम 0 कर देंगे। आप यहां पर ध्यान दें, t बराबर t0 पर जब पहली बार इंपैक्ट हुआ है उस समय ग्राउंड ऑब्जर्वर ने डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना स्टार्ट किया है। यानी जब वाशर इस पोजीशन पे इनिशियली था तो इसे इनिशियल पोजीशन माना गया और इस पोजीशन पर इस वाशर के डिस्प्लेसमेंट को हमने 0 माना। अब लगातार ये बॉक्स से इंपैक्ट लेने के बाद वाशर आगे बढ़ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इस पोजीशन से मेजर किया जा सकता है। हम समझ सकते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट पहले d-2r/v टाइम में d-2r/v इंटू 2v से दिया जाएगा ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, और दूसरे इंपैक्ट के बाद अगले d-2r/v टाइम तक आप समझ सकते हैं कि वाशर रेस्ट में है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू उसी वैल्यू पर स्टैटिक हो गई होगी। देन तीसरे इंपैक्ट पर जब एक बार फिर वाशर को 2v वेलोसिटी मिलेगी तो वह अपने डिस्प्लेसमेंट को एनहेंस करेगा और पिछले ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट में उतना ही डिस्प्लेसमेंट और बढ़ा देगा। सो इस तरह से अलग अलग टाइम रेंज पर अलग अलग फंक्शन तैयार करना होगा डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो कैसे लिखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट को एक बार आप समझें, मैं इसे यहां से हटा रहा हूं। अब आप ध्यान दें, इस v वाशर वेलोसिटी ऑफ वाशर के करस्पॉन्डिंग अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाशर जो कि ग्राउंड फ्रेम से मेजर किया गया है को एक्सप्लेन किया जाए तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होंगी आप समझें। सबसे पहले आप ध्यान दें कि t0 टाइम से t0 प्लस d-2r/v यानी इतने टाइम तक, इतने टाइम इंटरवल तक लगातार डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा और ये लिनियरली होगा क्योंकि आप जानते हैं कि इस वाशर की वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो पहले टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, देन इस दूसरे इंपैक्ट के बाद डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू पर आके स्टॉप हो जाएगी और एक पूरे टाइम इंटरवल d-2r/v के पास होने तक इस डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। सो कैसे प्रेजेंट करेंगे एक बार आप समझें। आप ध्यान दें कि d-2r/v टाइम इंटरवल तक 2v वेलोसिटी से चलने वाले वाशर ने जो टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट से दिया जाएगा और उसे होना चाहिए 2 मल्टीपल ऑफ d-2r। सो 2 मल्टीपल ऑफ d-2r ये वैल्यू आउटकम के रूप में मिलेगी फर्स्ट इंटरवल के कंप्लीट होने के बाद। यहां पर फर्स्ट इंटरवल मैं फर्स्ट इंपैक्ट से सेकंड इंपैक्ट तक के टाइम को कह रहा हूं और उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट कुछ एक टाइम इंटरवल तक नहीं बढ़ेगा, वो टाइम इंटरवल भी इतना ही होगा d-2r/v। सो हमें एक ऐसा फंक्शन लिखना होगा जो पहले d-2r/v के लिए लगातार डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाए और दूसरे d-2r/v पर उसे उसी वैल्यू पर स्टॉप रखे। तो किस तरह का फंक्शन हम बनाएंगे आप ध्यान दें। सबसे पहले मैं इन टाइम रेंजेस को शो कर दे रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं कि इस केस में भी जब हम डिस्प्लेसमेंट को प्रेजेंट करेंगे तो इस इंटरवल के लिए अलग आउटकम आना चाहिए और इस इंटरवल के लिए अलग। तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा एक बार समझे। 2n मल्टीपल ऑफ d-2r/v is less than t-t0 and still less than 2n plus 1 d-2r/v। ये मैं सबसे पहला इंटरवल लिख रहा हूं और आप समझ सकते हैं कि इस इंटरवल में जो फंक्शन दिया जाएगा वो अगले इंटरवल से डिफरेंट होगा। सेकेंड इंटरवल के रूप में हम लिखेंगे 2n-1 d-2r/v is less than t-t0 is less than equal to 2n
डी माइनस टू आर बाई वी। अब ध्यान दें, मैं दोनों टाइम इंटरवल्स को प्रेजेंट कर चुका हूं और अब हमें डिस्प्लेसमेंट को प्रेजेंट करना है इन टाइम इंटरवल्स के करस्पॉन्डिंग। तो कैसे करेंगे, ध्यान दें, 2v वेलोसिटी से वासर d माइनस टू आर बाई वी टाइम में टोटल 2 मल्टीपल ऑफ d माइनस टू आर ट्रेवल कर लेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस सेकेंड इंटरवल में, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ये 1 मल्टीपल ऑफ d माइनस टू आर बाई वी से 2 मल्टीपल ऑफ d माइनस टू आर बाई वी तक का टाइम इंटरवल है। यानी t नॉट से स्टार्ट करके पहले इंपैक्ट से दूसरे इंपैक्ट तक तो ये ट्रेवल कर रहा है, लेकिन दूसरे इंपैक्ट से तीसरे इंपैक्ट तक इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। सो ये सेकंड टाइम इंटरवल उस टाइम रेंज को डिफाइन कर रहा है जिस टाइम रेंज में वासर रेस्ट में है। सो इस टाइम इंटरवल के लिए वासर के डिस्प्लेसमेंट को मैं प्रेजेंट करूंगा कुछ इस तरह से। आप ध्यान दें, ये होना चाहिए d माइनस टू आर अपॉन वी इंटू 2v, जो कि वासर की वेलोसिटी थी पहले और दूसरे इंपैक्ट के बीच में। और क्लियरली जब इस नंबर को 2v से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 2 टाइम्स आना चाहिए। और अब मैं इसे एक n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो कि इंपैक्ट के नंबर को प्रेजेंट करेगा। आप समझ सकते हैं कि जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये d माइनस टू आर बाई वी से 2 मल्टीपल ऑफ d माइनस टू आर बाई वी तक का t माइनस टी नॉट होगा। और क्लियरली उस रेंज में इस वासर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे 2 मल्टीपल ऑफ d माइनस टू आर इंटू 1 होना चाहिए। और आप समझ सकते हैं कि n को डिफरेंट वैल्यू दे करके इस आउटकम से हर n के लिए यानी हर टाइम इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट को पता लगाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार ये जो पहला टाइम इंटरवल है, हम समझ सकते हैं कि इसमें वासर की वेलोसिटी ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में 2v है। तो ये वो इंटरवल है जिसमें लगातार डिस्प्लेसमेंट लिनियरली बढ़ेगा, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि बीच के इतने टाइम इंटरवल में, सेकंड से थर्ड इंपैक्ट के बीच में या फोर्थ से फिफ्थ इंपैक्ट के बीच में, यह डिस्प्लेसमेंट नहीं बदला है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस डिस्प्लेसमेंट को मैं लिखना चाहूंगा 2 मल्टीपल ऑफ d माइनस टू आर इंटू n प्लस वेलोसिटी ऑफ वासर 2v इंटू वो टाइम जितने टाइम तक ये ट्रेवल करेगा इस नए इंपैक्ट के बाद। तो उस टाइम को मैं लिखना चाहूंगा t माइनस टी नॉट माइनस 2n मल्टीपल ऑफ d माइनस टू आर अपॉन वी। यहां पर आप ध्यान दें, जब हम इस तरह का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं इस 2n इंटू डी माइनस टू आर बाई वी को t माइनस टी नॉट के साथ शिफ्ट कर ले रहा हूं। अब आप क्लियरली समझें, अगर मैं 2n डी माइनस टू आर बाई वी को t माइनस टी नॉट में ही अटैच कर दूं, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, तो इस इनइक्वलिटी को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा आप समझें। यह टर्म 0 बन जाएगा और 0 के बाद यह होगा t माइनस टी नॉट माइनस 2n डी माइनस टू आर बाई वी, और इससे ग्रेटर और इक्वल होगा क्योंकि 2n डी माइनस टू आर बाई वी इधर आ चुका है तो केवल d माइनस टू आर बाई वी। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का टर्म लिखने की जरूरत मुझे क्यों पड़ी है, क्योंकि हमें हर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद आने वाले इंक्रीमेंट और डिस्प्लेसमेंट के कांस्टेंट रहने को कवर अप करना है। सो ये टर्म डिस्प्लेसमेंट की उस वैल्यू को प्रेजेंट करेगा जहां तक वो पहुंच चुका है, और फ्रेश टाइम इंटरवल t माइनस टी नॉट माइनस 2n डी माइनस टू आर बाई वी जो कि 0 और d माइनस टू आर बाई वी के बीच में है, उस टाइम इंटरवल में 2v वेलोसिटी से वासर जो न्यू डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा उसे ये टर्म एक्सप्लेन कर देगा। यहां पर ये थोड़ा मिक्सिंग हो गई है, आप ध्यान से समझें। मैं इस एक्सप्रेशन को यहां से हटा दे रहा हूं ताकि आप इसको क्लियरली देख सकें। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट कर दे रहा हूं। ये इंटरवल जो इस आउटकम से एसोसिएटेड है वो है 2n मल्टीपल ऑफ d माइनस टू आर बाई वी is less than t minus t naught is less than equal to 2n plus 1 into d minus 2r by p। सो ध्यान दें, कुछ इस इंटरवल के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इस इंटरवल के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब आप इसमें n की डिफरेंट वैल्यू पुट करके जैसा आउटकम चाहे निकाल सकते हैं। आप n की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें अगर आप इस आउटकम में
n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टाइम निगेटिव में आ जाएगा। सो मैं एक चेंज इसमें और कर दे रहा हूं, आप ध्यान दें। इस एक्सप्रेशन में इस सेकंड इनइक्वलिटी के लिए मैं शो कर दे रहा हूं कि आप n को केवल नेचुरल नंबर अप्लाई कर सकते हैं, जबकि इस पहली इनइक्वलिटी में n को आप होल नंबर अप्लाई कर सकते हैं। यानी ऊपर के इनइक्वलिटी में n की जगह आप 0 भी रख सकते हैं, जबकि इस वाले कंडीशन में मैं चाहूंगा कि आप n की जगह केवल नेचुरल नंबर रखें। सो ऊपर वाली इक्वेशन में 0, 1, 2, 3 वैल्यूज पुट करके ये पहला एक्सप्रेशन अलग अलग टाइम पर डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन कर देगा, जबकि दूसरा एक्सप्रेशन 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करेगा। सो इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाशर को एक फंक्शन बना के प्रेजेंट कर सकते हैं। सो इस क्लिप में हमने वाशर के डिस्प्लेसमेंट को एक फंक्शन के फॉर्म में प्रेजेंट किया। अपनी नेक्स्ट क्लिप में हम वाशर के डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।